विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दर्पणों की पहचान करी थी। अब हम लोग दर्पणों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हेड डालेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले उत्तल दर्पण के उपयोग। देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग में। अब उत्तल दर्पण के लिए हम लोगों ने जान लिया था कि दबी हुई सतह पर पॉलिश होगी, परावर्तक तल उभरा हुआ होगा, वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले नंबर 1 तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, जो भी हमारे वाहन होते हैं, मोटर गाड़ियाँ होती हैं, सभी में ड्राइवर की सीट के पास में लगा होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, मोटर कारों तथा ट्रकों, बसों आदि में ड्राइवर की सीट के पास। दूसरा उपयोग, दूसरा एक और लिख लेते हैं, बाजारों तथा गलियों में लगे लैंपों में। और भी बहुत सारे के उपयोग रहेंगे, एक दो हम लोग यहाँ जान लेते हैं। मोटर कारों, ट्रकों, बसों आदि में ड्राइवर की सीट के पास। तो आप लोगों ने ये देखा है कि चाहे तो कोई भी मोटर कार है, बस है, ट्रक है या मोटरसाइकिल है, उसमें ड्राइवर की सीट के पास या चलाने वाले के ठीक पास में ही साइड में इस तरफ के लिए एक दर्पण लगा होता है, जो कि हमारा गोलीय दर्पण है। तो वो गोलीय दर्पण हमारा उत्तल गोलीय दर्पण ही होता है। उसको इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये जाना था कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो साइड में लगाने से ये फायदा होता है कि पीछे से आने वाली जो भी गाड़ी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी आकार में हो, लेकिन वो हमें सीधी और वस्तु से छोटी होकर प्रतिबिंब बनने की वजह से पूरी दिख जाती है कि वो किस स्थिति में कैसे आ रही है या किस तरह की कौन सी गाड़ी है। इस तरह से ड्राइवर की सीट के पास इसका प्रयोग होता है। दूसरा, बाजारों तथा गलियों में लगे लैंपों में। बाजारों या गलियों में या मार्केट्स में जो खंभे लगे होते हैं, खंभों पर एक बड़ी सी स्ट्रीट लाइट लगी होती है, जिसके लिए हम लोग यहाँ लैंप बोल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उस लाइट में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कारण, जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो जो हमारा बल्ब होता है उस लैंप में, उसके जस्ट पीछे की तरफ उसको लगाया जाता है, जिससे कि जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो उत्तल दर्पण से टकरा करके जमीन पर नीचे ज्यादा जगह में फैल जाए, जिससे जो लैंप है हमारा वो ज्यादा से ज्यादा जगह को गली में प्रकाशित कर सके। इस तरह से बाजार तथा गलियों में लगे लैंपों में इसका प्रयोग होगा। दूसरा, अवतल दर्पण का भी उपयोग लिख लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, दाढ़ी बनाने में दूसरा, रेलगाड़ी, सर्च इंजन तथा स्टीमरों आदि में। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण में पहला तो एक तो दाढ़ी बनाने में। अब दाढ़ी बनाने में किस तरह से काम आएगा, जितने भी बाल कटिंग वाली दुकानें होती हैं, विद्यार्थी आप लोगों ने देखा है, सेविंग वगैरह होती है वहाँ, तो वहाँ पर जो एक दर्पण लगा होता है बहुत बड़ा सा, देखने में तो हमें प्लेन जैसा लग रहा होता है, लेकिन वो प्लेन नहीं होता है, वो हमारा अवतल दर्पण ही होता है। कारण, हमने अभी एक बात जानी थी कि अगर कोई भी वस्तु दर्पण के पास में है
और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और सीधा अगर बन रहा है तो वो अवतल दर्पण होता है। तो हमारे पास में यहाँ जो सेविंग वाली दुकानें होती हैं, कटिंग वाली दुकानें होती हैं, वहाँ ऐसे करके बड़ा सा दर्पण लगा होता है, पास में ही हम लोग वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक से बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा होगा और सीधा भी होगा। तो वहाँ पर उसको लगाने का मतलब ये होता है कि शेविंग करते समय, बाल कटिंग करते समय जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो छोटे छोटे बाल भी उस दर्पण की वजह से बड़े बड़े दिख करके ये पता लग जाता है कि कहाँ पर किस बाल को और काटने की आवश्यकता है या उसको हटाने की आवश्यकता है। इस वजह से दाढ़ी बनाने में वहाँ पर काम आता है। दूसरे, रेलगाड़ी, सर्च इंजन तथा स्टीमरों आदि में, तो यहाँ पर इनकी लाइटों में भी इसका प्रयोग होता है। कारण जो अवतल दर्पण होता है वो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों के लिए एक जगह पर इकट्ठा करता है, फोकस करता है। तो फोकस करने की वजह से यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी सर्च इंजन होते हैं, सर्च लाइटें होती हैं, स्टीमर्स होते हैं, रेलगाड़ी होते हैं, जहाँ पर लंबी दूरी तक प्रकाश को पहुँचाना होता है, लाइट के प्रकाश को पहुँचाना होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उस दर्पण से परावर्तित होकर के एक फोकस के रूप में, एक किरणपुंज के रूप में ज़्यादा दूरी तक जा सके। तो इस तरह से हमारे ये दर्पणों के उपयोग थे। बाकी के समतल दर्पण का उपयोग आप लोग जानते ही हैं, घरों में चेहरा देखने के काम में आता है। अब हम लोग यहाँ दर्पणों से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे जरा देखेंगे यहाँ पर। एक होता है हमारा ध्रुव, दूसरा हमारा वक्रता केंद्र, तीसरी हमारी वक्रता त्रिज्या, चौथी मुख्य अक्ष, पांचवी फोकस, जिसके लिए मुख्य फोकस भी बोलते हैं, फिर इसके बाद में फोकस दूरी और एक हमारा फोकस तल। इन कुछ बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्रुव के बारे में जानते हैं। ध्रुव क्या होता है? कोई भी हमारे पास में दर्पण है, चाहे तो वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास में उत्तल दर्पण है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है यहाँ पर बीचों बीच, जिसके लिए हम लोग कैपिटल P लिख देते हैं ऐसे। तो दर्पण का जो मध्य का बिल्कुल बिंदु है, बीचों बीच का जो बिंदु होता है, उसके लिए दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसके लिए अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। दूसरी चीज वक्रता केंद्र। अब जो हमारे गोलीय दर्पण हैं वो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते थे। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कभी गोला रहा होगा ऐसे करके, ऐसे कोई गोला रहा होगा बिल्कुल बना हुआ, तो इस गोले का कोई केंद्र रहा होगा ऐसे करके C। तो गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरी बात थी हमारी वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग था उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथी बात थी हमारी मुख्य अक्ष। ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को P से लेकर के C तक, इस तरह से जो रेखा होगी हमारी, इसको इस करके सीधा मिला दिया जाएगा। तो मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा के लिए ही मुख्य अक्ष बोला जाएगा, जिसके लिए हम लोग सीधा ऐसे करके बड़ा करके बना लेते हैं इस तरह से।
इसके बाद में फोकस या मुख्य फोकस, एक ही बात है। तो फोकस या मुख्य फोकस हमारा क्या है? दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर के फोकस होती हैं, अवतल दर्पण में फोकस हो जाती हैं, तो जिस बिंदु पर जाकर के फोकस हो जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत हमारे उत्तल दर्पण में होगी, तो जिस बिंदु पर जाके फोकस होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इसके बाद में फोकस जो था हमारा मुख्य फोकस, तो जिस बिंदु पर जाकर के मिल रही है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को ही फोकस है, मुख्य फोकस कह दिया जाता है। इसके बाद में था हमारा फोकस तल, तो जो हमारी मुख्य अक्ष होती है उस मुख्य अक्ष से लंबवत गुजरने वाले तल के लिए फोकस तल कहा जाता है। एक एक करके फिर से थोड़ा सा दोबारा से ध्यान देंगे। ध्रुव, किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र, दर्पण हमारा जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र ही हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या, दर्पण हमारा जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा के लिए हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। परावर्तन के बाद में प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर के फोकस हो जाएंगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु के लिए हम लोग मुख्य फोकस या फोकस बोलेंगे। मुख्य फोकस से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाएगी हमारी। इसके बाद में फोकस तल, मुख्य अक्ष से लंबवत गुजरने वाले तल के लिए यहाँ पर हम लोग फोकस तल बोलेंगे। तो इस तरह से दर्पणों से संबंधित हमारी ये कुछ परिभाषाएं थी या कुछ बातें थी जिनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जाना। अब थोड़ा सा यहाँ पर दर्पणों से प्रकाश किरणों के परावर्तन के बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि किस तरह से क्या परावर्तन होगा। पहले हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे। इस तरह से हमारा उत्तल दर्पण हो गया। दर्पण का हमारा यहाँ पर बीचों बीच में ध्रुव रहेगा जिसके लिए हम लोग पी बोलते हैं। इस तरह से हमारी मुख्य अक्ष होती थी। अब यहाँ पर जब हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में हमेशा फैल जाती है। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से। अब यहाँ पर पहले एक बात को जानेंगे, जो प्रकाश की किरण जाकर के सीधे ध्रुव पर आपतित होती है वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। बाकी के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हमारी, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये परावर्तन के बाद में फैलती हुई वापस जाएंगी इस तरह से। इस तरह से फैलती हुई वापस हो जाएंगी, मतलब परावर्तित हो जाएंगी। उत्तल दर्पण में अगर हम इन परावर्तित किरणों के लिए आगे की ओर डॉट डॉट करके अगर मिला दें तो ये प्रकाश की किरणें जो है हमारी इस तरह से यहाँ पर इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है या इस बिंदु पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर हमारे जिस समय पर उत्तल दर्पण है उस समय पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा फैल जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण की।
सभी दर्पणों में ध्रुव हमारा बीच में ही रहेगा, यहाँ पर ध्रुव हो गया P। इस तरह से मुख्य अक्ष रहेगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में एक बिंदु पर फोकस होती है, मतलब एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में जाकर के किसी बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है या फोकस हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो अगर दर्पण उत्तल है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में फैल जाएंगी, अगर दर्पण हमारा अवतल तरह का है तो परावर्तन के बाद में प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो जाएंगी।